शो या दुनिया की खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को करेंगे संबोधित। दोपहर बाद महाराष्ट्र के पालघर को देंगे देश के सबसे बड़े बंदरगाह की सौगात। नफरती भाषण देने के बाद बैकफुट पर ममता बनर्जी, कहा नहीं देना चाहती थी डॉक्टर्स को धमकी। वहीं न्याय मांग रही बीजेपी के धरने का आज दूसरा दिन। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी हफ्ते में एक दिन करेगी मौन विरोध। नक्सलियों के खिलाफ एनआईए के छापेमारी हुई है तेज। देश के 4 राज्यों में जांच एजेंसी कर रही है धरपकड़। वहीं साइबर क्राइम करने वालों पर दिल्ली पुलिस की नकेल। पिछले एक हफ्ते में 17 लोग हुए गिरफ्तार। भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे गुजरात में अब आसना चक्रवात का खतरा। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बन रहा है गहरा दबाव। अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी। जेएमएम से अलग होकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज रांची में बीजेपी में होंगे शामिल। सोरेन ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में जताया है भरोसा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज या कल जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 से अधिक नामों पर लगी मुहर। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की आज दूसरी बैठक। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते तक पेश करनी है रिपोर्ट। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अपनी लेखरा के प्रदर्शन पर होगी निगाहें। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के विशेष सत्र को मुंबई में संबोधित करने वाले हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप में किया जा रहा है। भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, तमाम नियामक, वरिष्ठ बैंकर्स, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों समेत लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सेशंस को संबोधित करेंगे। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जेएफएफ 2024 में 20 से अधिक विचार नेतृत्वकारी रिपोर्ट और श्वेत पत्र लॉन्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पालघर जिले के दहानू के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना आज प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखेंगे। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इस परियोजना की लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में प्रमुख बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों का विकास शामिल होगा। वाधवन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधवन में सभी मौसमों के अनुकूल एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है।
दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे हैं उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगाह प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट है। ये बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। G20 में IMEC कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में से एक होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बंदरगाह के बनने के बाद स्थानीय आबादी को उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का, वो वाधवन बंदर हमारे जिले में आ रहा है, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाधवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले की सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा पोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाधवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर शिलार, DD न्यूज, पालघर। और अब बात कोलकाता की, जहां के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV बोस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और आरजीकर मामले सहित राज्य के ताज़ा हालात पर चर्चा के साथ ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने भाजपा के वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ बैठक की। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर आशंका जताई और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही विवादास्पद बयान पर सफाई दी। अपने राजनीतिक जीवन में ये पहली बार है जब ममता ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि 28 अगस्त के अपने विवादास्पद भाषण के दौरान डॉक्टरों को धमकाना वो नहीं चाहती थी। उधर आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की धमकी दी। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग की लड़ाई जारी है। भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के बाद कल से 7 दिवसीय धरने की शुरुआत की गई है। आज इसका दूसरा दिन है। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पार्टी ने यह धरना शुरू किया। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई। देसी बम से कई राउंड फायरिंग की घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय धमकाने पर उतारू हैं। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा आज राज्य महिला आयोग तक मार्च करेगी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोलकाता केस का जो गुस्सा है
वो कायम है। दिल्ली के पास जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले में इंसाफ मिलने तक मौन रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह के एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मौन विरोध मार्च होगा। नक्सलियों के खिलाफ देश के 4 राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है और इससे पहले भी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साहित्य और गोला बारूद के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए थे। ये छापे उसी जांच की कड़ी में मारे जा रहे हैं और इसी के अलावा एनआईए पंजाब में भी छापेमारी कर रही है, जो विश्व हिंदू परिषद नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में है। उधर ईडी भी देश के 4 राज्यों में छापेमारी कर रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। बात साइबर क्राइम की, जिसके खिलाफ पिछले एक हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के मेवात, अजमेर, जोधपुर, झारखंड के देवघर और दुमका, मध्य प्रदेश के राजगढ़ और सीहोर, बिहार के समस्तीपुर, झारखंड के गिरिडीह और जामताड़ा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और मुंबई में छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की यह छापेमारी स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग के आधार पर की गई। दिल्ली पुलिस की यह छापेमारी ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश घोटाले, टेलीग्राम के माध्यम से घर से काम करने की योजनाएं, फर्जी ग्राहक सेवा नंबर, 99 एकड़ और क्विकर ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी और ड्राइव ट्रैक प्लस कार्ड का दुरुपयोग शामिल है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां हो रहे नरभक्षी भेड़ियों के मामले पर राज्य के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 जल्द पकड़े जाएंगे। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने डीडी न्यूज़ से बात की है। इस समय है तकरीबन वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ प्रदेश के वन मंत्री हैं, इनसे जानते हैं आज एक भेड़िया पकड़ा गया है, अब तक क्या स्थिति है भेड़िया ऑपरेशन को लेकर? देखिए, आपको मालूम है कि भेड़ियों ने वहाँ आतंक मचाया, एकदम से आ गए ये भेड़िए। जो हमने कैमरे लगाए हैं, ड्रोन लगाए हैं, उससे पता लगा कि कुल वहाँ पे 6 भेड़िए थे, जिसमें से 4 पकड़ गए हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। आखिर ये भेड़िए हिंसक क्यों हुए और लगभग 16 टीमें आप लोगों ने लगा रखी हैं जो दिन रात वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, क्या कुछ कारण रहे इसमें? देखिए, इधर बारिश ज्यादा हुई, बाढ़ आई, जिससे जानवरों के रहने की जो थी जगह, जो मान बनाता इसमें रहता उसमें पानी भर गया। जब भेड़िए को बैठने की जगह नहीं मिली, वो शहर की तरफ को ऊंचे स्थानों की तरफ आया और यहाँ पर उसे गन्ने के खेत में सुरक्षित जगह भी मिल गई और उसे रहने का बैठने की जगह भी सूखी मिल गई। अब पर प्रधान वन संरक्षक वहीं पे मौजूद है, टीम के साथ लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर हम हर तरह से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और जहाँ भी है भेड़िया को चारों तरफ से घेर रहे हैं। केजेस लगाए गए, पिंजरे लगाए गए ताकि अगर इसमें आ जाए, और नहीं तो जाल डाल के या ट्रैंकुलाइज करके उन्हें पकड़ा जाएगा और तुरंत पकड़ने के लिए उनको निर्देश दिए गए। तकरीबन 35 गांव के आसपास खतरा बताया जा रहा है। वो कितना बड़ा एरिया है? आप तो वहां जाकर देख कर आए हैं। ये 35 गांव हैं। इन सभी गांवों में हमने जनता को इस काम में सहयोग के लिए अपील की है और उनसे कहा है कि वहाँ पे आप भेड़िया मित्र बनाइए, जो कि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है वो और सब लोगों को दें। तो ये थे प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी, जो बता रहे थे कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहाँ 16 टीमें मौजूद हैं जो लगातार निगरानी रख रही हैं। ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही जो बचे 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और आइए बात करते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों के अरमानों पर पानी फेरने के बाद अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि 2 बार या इससे अधिक बार चुनाव हारे हुए नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन गुरुवार को दिल्ली में हुई। पार्टी अब तक कुल 60 विधानसभा हलकों के बारे में मंथन कर चुकी है। बुधवार को बैठक के पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़वाने से इनकार कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारी की पहली सूची आज या कल जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हरियाणा पर फोकस कर रही है। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई। बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से भी कुछ देर बैठक की। माना जा रहा है कि अलग से हुई बैठक में हरियाणा में होने वाले चुनावी गठबंधन और कुछ मंत्रियों के सीटों को लेकर चर्चा हुई। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल के बजाय लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सैनी जब मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब वे विधायक नहीं बल्कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे। ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव गठबंधन को लेकर RLD के जयंत चौधरी और हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा के साथ बातचीत अभी अंतिम दौर में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूरी तरह नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। उनका ये कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका है। वहीं भाजपा में उनके शामिल होने से कोल्हान में बीजेपी और मजबूत होगी। चंपई सोरेन रांची में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी शिरकत करेंगे। और इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे के कारणों को जनता के सामने साझा किया। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये अपनी दिशा भटक चुकी है। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके लिए एक परिवार की तरह था। वो झारखंड के आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले चंपई सोरेन ने 27 अगस्त को घोषणा की कि वो संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं क्योंकि उन्हें केवल वोटों की परवाह है। वहीं बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द विदाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो जल्दी कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यालय में बिहार के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रवक्ता भी कांग्रेस से अलग हो गए हैं और ऐसे में लालू यादव की पसंद माने जाने वाले अखिलेश सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान अखिलेश सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से राजधानी में उत्पन्न हालात को लेकर बीजेपी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से राजधानी में छाए संवैधानिक संकट को लेकर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से भेंट कर उन्हें ज्ञापन देंगे। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और राजकुमार आनंद शामिल रहेंगे। ज्ञापन सौंपने के अलावा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न होने और कैग रिपोर्ट को सदन में न रखे जाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से बताया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति प्रतिमा ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने FIR में नामजद संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल को कोल्हापुर से हिरासत में लिया। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने बताया कि चेतन पाटिल को गुरुवार देर रात हिरासत में लिया गया और आगे की जांच के लिए सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया गया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने गुरुवार को बयान जारी कर ये कहा कि उसने इस सप्ताह महाराष्ट्र के मालवण में दही शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की परियोजना की संकल्पना की थी। उसने राज्य सरकार के साथ समन्वय में इसे कार्यान्वित किया और राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी
उपलब्ध करवाया था। ये प्रतिमा की मरम्मत करने और जल्द से जल्द उसे फिर से स्थापित करने के लिए सभी कदमों में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी के साथ अगले कुछ दिनों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। पिछले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार बारिश से 26 लोगों की जान गई और बाढ़ से प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव आज उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक सौराष्ट्र के ऊपर कुछ दिनों से बने गहरे दबाव की वजह से अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के रूप में बदलने से अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। गुजरात के ऊपर बने गहरे दबाव के पश्चिम दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ने से कच्छ और से सटे सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों से उत्तर पूर्व अरब सागर तक जाने की वजह से ये एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। वहीं अरब सागर के ऊपर चक्रवात की जो खबर हमने बताई है वो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुजरात में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। इस बीच संभावित भारी बारिश और तूफान के पूर्व अनुमान के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव राजकुमार और वरिष्ठ सचिव भी शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से वडोदरा पहुंचकर मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल पाए। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिले। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पर सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। तीसरे कुंभ सम्मेलन और अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से पहले गुरुवार को केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा का विषय था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुंभ। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुमानम राजशेखरन ने चर्चा की अध्यक्षता करते हुए कुंभ मेले को पवित्र मेला बताया। ये इंडियन थिंक काउंसिल द्वारा आयोजित 8वीं पूर्ववर्ती गोलमेज चर्चा थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में महाकुंभ मेले का संदेश पहुंचाना था, जिसमें कुंभ मेले को दोष रहित बनाने के लिए सभी वर्गों से सुझाव लिए गए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के महानिदेशक और प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अगले साल होने वाले कुंभ मेले में 40 करोड़ जो विजिटर्स हैं उनके आने की उम्मीद है और उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर से आने वाले जो आगंतुक हैं उनके लिए दुर्घटना मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। तीसरे कुंभ सम्मेलन से पहले पूरे देश में 15 ऐसे गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होगा जो अक्टूबर 2024 तक होने की उम्मीद है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद के संयुक्त समिति की दूसरी बैठक को आज बुलाया गया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में बैठक होगी। बैठक में आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा मुंबई और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट दिल्ली के लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने सुझाव देंगे।
वक्फ संशोधन बिल पर संसद की समिति विचार कर रही है। समिति को अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते तक रखनी है। इससे पहले 22 अगस्त को नई दिल्ली में जेपीसी की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जारी है। परीक्षा 2 चरणों में कराई जा रही है। परीक्षा का पहला चरण 23 से 25 अगस्त के बीच समाप्त हुआ। परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा का दूसरा चरण 31 अगस्त को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट और 1965 के वॉर हीरो एयर मार्शल डेंजिल किलॉर्क के निधन पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एयर मार्शल डेंजिल किलॉर्क की निधन से गहरा दुख हुआ है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी वीरता राष्ट्र के प्रति उनके अटूट साहस और समर्पण का प्रमाण है। उनकी विरासत आसमान से भी कहीं आगे फैली हुई है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संस्थापक के रूप में उन्होंने खेलों के माध्यम से समावेशिता, जागरूकता, सशक्तिकरण के आंदोलन को बढ़ावा देते हुए 4,50,000 से अधिक विशेष बच्चों के हितों का समर्थन किया। हम एयर मार्शल डेंजिल किलॉर्क को विदाई देते हैं, एक ऐसे नायक जिसने आसमान और हमारे दिलों दोनों को छुआ। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको लिए चल रहे हैं ग्वालियर, जहां एक स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार है। ये कोई निजी स्कूल नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है जो पहले जर्जर हालत में था। इस जर्जर स्कूल को स्मार्ट बनाने का जिम्मा ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने उठाया और अब स्मार्ट स्कूल की स्मार्ट बिल्डिंग बनकर तैयार है जो बहुत जल्द शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अब तक आपने देश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर कुछ और ही देखी होगी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हम आपको लेकर आए हैं और ग्वालियर शहर का एक सरकारी स्कूल किस तरीके से हाईटेक और हाइब्रिड हो रहा है ये बताएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत जब आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये ग्वालियर का तानसेन रोड स्थित सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय की एक करीब 1 साल पुरानी तस्वीर है। आज इस जर्जर स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज ये स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो गया है और इसे स्मार्ट बनाया है ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने। ग्वालियर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत तैयार किया गया है। ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्राकृतिक प्रकाश जैसे ग्रीन घटक इसको खास बनाते हैं। ये 3 मंजिला स्मार्ट स्कूल करीब 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें 25 क्लासरूम, 10 खास तरह की सुविधाएं जैसे सभी प्रकार की लैब, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, वेटिंग लॉबी और मीटिंग रूम शामिल हैं। बिल्डिंग में अत्याधुनिक फायर सिस्टम है। तीनों फ्लोर पर सर्व सुविधा युक्त टॉयलेट में चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और प्रत्येक क्लासरूम में 60 छात्रों की बैठने की उत्तम व्यवस्था है। बच्चों और स्टाफ के लिए आरओ वाटर की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदूषण और कचरे में कमी के उपाय किए गए हैं। कमरों में हीटिंग और ठंड से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नए डिजाइन के अनुसार ड्रेनेज की व्यवस्था है। पहले से लगे पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए इस भवन का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। स्मार्ट स्कूल के हिसाब से इसकी संकल्पना की गई है और ये इको फ्रेंडली है, मतलब नेचुरल प्रकाश इसमें आता है। इसमें सभी वर्गों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें आधुनिक लैब बनाए गए हैं, म्यूजिक रूम बनाया गया है, हवादार कमरे हैं, लगभग 3 मंजिला स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यह ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था की गई है। इसमें मल्टीपर्पज हॉल है जो बच्चों के लिए इंडोर गेम्स के लिए यूज हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि यह भवन तय समयावधि से कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन को जल्द ही औपचारिक लोकार्पण होते ही शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसकी अवधारणा मेनली इको फ्रेंडली और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए और बच्चों के खेलने के हिसाब से पहले इसमें असेंबली हॉल और उनकी प्रोग्राम के लिए इसमें ऑडिटोरियम और खाने के हिसाब से किचन, डाइनिंग और पेंटिंग वगैरह, इससे बच्चों को लर्निंग के लिए आसानी हो जाए। इसमें 25 क्लासरूम है
और 6 लैब्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और आईटी, कंप्यूटर, ETC। स्कूल का अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार हो गया है। अब क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक फर्नीचर आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारत न सिर्फ शिक्षा नीति को कागजों में बात करता है, बल्कि उस पर धरातल पर काम भी कर रहा है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, ग्वालियर। एयर इंडिया के साथ विस्तारा के प्रस्तावित विलय के हिस्से के रूप में FDI के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिली है। सिंगापुर एयरलाइंस ने जानकारी दी। मंजूरी मिलने के साथ विलय के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25% की हिस्सेदारी हासिल करेगी और ये मर्जर इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान रवि दहिया का कहना है कि वो जल्द ही मैच पर करेंगे वापसी। संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया इस वक्त किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कुश्ती को लेकर के एम है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। रवि, भले ही हमने आपको पेरिस ओलंपिक में नहीं देखा है, लेकिन अब आपकी अगली तैयारी क्या है, क्योंकि आप टोक्यो के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अभी काफ़ी मैं इंजरी में हो गया था, सर्जरी भी हुई, तो अभी काफ़ी ठीक है। तो अभी डॉक्टर की बात का अभी इंतजार है, क्योंकि फिटनेस पे काफ़ी काम है जो चल रहा है। तो डॉक्टर अब जब बोलेगा तो उसके बाद हम मैच पे आ जाएंगे। आपने जैसे अपने बताया कि इंजरी एक इशू रहा है आपके साथ, तो आपको हम कब किस प्रतियोगिता में खेलते हुए देख सकते हैं जल्द से जल्द? देखो, अभी तो इंजरी अभी ठीक हुई है, तो डॉक्टर का भी इंतजार है। डॉक्टर जब बोलेगा तो जब उसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर की फाइनल कॉल होगी उसके बाद। एशियन गेम्स अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रतियोगिता रहने वाली है 2026 में, जो कि जापान में होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी रहेगी? किस तरह से आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है रेसलिंग को एक तरह से छोड़े हुए आपको? बिल्कुल, देखो काफ़ी समय है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए, सर्जरी हुई, तो 3 लिगामेंट की एक साथ होना, तो काफ़ी समय था। जल्दबाजी भी कई चीज़ों में, तो डॉक्टर ने बोला कि कई चीज़ों में जल्दबाजी होगी, तो आपको थोड़ा फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। खेल से आप लगातार बने रहो तो एक अलग बात होती है, लेकिन खेल से आप दूर हो गए, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो, कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव जो बातें हैं उनसे कि वे की जाएँ। अपने अच्छे जो फ्रेंड्स हैं या जो हमारी फैमिली है या यार दोस्त है, तो उनसे बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव किस तरीके से कुछ अच्छी बुक पढ़ी जाए, किसी अच्छे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा जाए। तो यही एक मैं मानता हूँ ये एक तकनीक है। अभी इस ओलंपिक में वजन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसको लेकर के पहलवान को किस तरह से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोचिंग सपोर्ट स्टाफ तो है, लेकिन खुद एक पहलवान की कितनी जिम्मेदारी होती है और उसको किस तरह से अपने आप को इस समस्या से कहना चाहिए टैकल करना होगा? तो ये खिलाड़ी का एक मामला होता है, मैं मानता हूँ। और कई बार देखो, बातें तो ये पहले भी होती थी, पर वह बात अब की बार उसका खिलाड़ी का वेट कम, मतलब 100 ग्राम पे टक गया, तो वो इसलिए ज़्यादा हो गई है। तो एक खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा एक अपना एक वो होता है, क्योंकि खिलाड़ी को देखना होता है कि आप कितना वजन कम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। और मैं मानूंगा ये बैड लक था, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो एक बार हो गया, पर आगे से मैं मानता हूँ ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो खिलाड़ी को अपना ध्यान रखना ये सबसे पहले प्रायोरिटी है उसकी। अमन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की उन्होंने पहलवानी की, हालांकि जापान के पहलवान के खिलाफ उनको सेमीफाइनल मुकाबला गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस तरह के जो युवा पहलवान हैं और लगातार एक अच्छा दमखम भरते आ रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल बहुत काफ़ी युवा हैं और काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले टूर्नामेंट सारे के सारे में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ओलंपिक्स तो अभी ब्रॉन्ज जीता है, तो अगले ओलंपिक्स में उनके जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है रवि कि आप भी 57 में हैं, अमन भी 57 में है। तो जिस तरह से मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है 2024, जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में होने वाला, विशेष सत्र को वो संबोधित करने वाले हैं। यहां पर एक जो प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें प्रधानमंत्री यहां पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, अनुभव साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो तमाम नीति निर्माता, स्टेक होल्डर्स, आप RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे फिनटेक यानी फिनेंसिस प्रणाली, जो फाइनेंशियल प्रणाली है, उसको जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप समझते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस संरचना को और नया बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी है जिसका अनुभव लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र। हम यहाँ प्रधानमंत्री को तमाम ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ जो नीति निर्माता हैं, हम
आरबीआई गवर्नर साहब को भी देख सकते हैं, उनसे वो अनुभव सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव भी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो फिनटेक क्रांति के रूप में ये फेस्ट अहम मंच प्रदान करता हुआ आने वाले दशकों के लिए। देखिए आंचल, जो आप तस्वीरें देख रही हैं इस वक्त प्रधानमंत्री जिसमें पवेलियंस का दौरा कर रहे हैं, उसमें यूएलआई का जो पवेलियन है, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। आपको पता है ये जो वर्चुअल रियलिटी का आनंद ले रहे हैं, आपको बताऊं कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आपको, कैसे किसानों को, कैसे जो छोटे उद्यमी हैं उनको 15 से 20 मिनट के अंदर उनके सारे के जो डेटा है उनको कोलेट करके और उनको जो लोन की प्रोसेस है उसको स्मूथन करने का प्रयास किया जाएगा। ये यूनिफाइड जो लैंडिंग इंटरफेस है, जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर कुछ दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि इसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा। 1 साल पहले इसका पायलट शुरू किया गया था, पायलट काफी सफलपूर्वक रहा है। आपको बताएं कि जो किसानों को लैंड होल्डिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। वो जो डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो उसको ऑनबोर्ड किया जाएगा। जितने बैंक्स के डेटाबेस हैं उसको ऑनबोर्ड करके अगर कोई कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है तो उसके जो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोन की एलिजिबिलिटी पहले ही तय कर ली जाएगी और उसको सैंक्शन के बाद उसको डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो यूएलआई का पूरा है उसको जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी है। उसी को वर्चुअली प्रधानमंत्री को दिखाया गया और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं। करीब 300 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं और वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। और एआई, जैसा कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एआई और रेजिलिएंट एआई के माध्यम से जो नेक्स्ट डिकेड है पूरे ग्लोबल फिनटेक का, उसको प्रभावित करने की कोशिश भारत कर रहा है और इसमें ये जो बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त। भरोसेमंद एआई की जरूरत, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं एस्पेक्ट है जब हम फिनटेक क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को हम जब वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं और यूएलआई जिस पर हमने आज डिस्कशन भी किया बहुत अहम, क्योंकि 700 से ज़्यादा अनएडेड ऐप्स चल रहे हैं, उनको कर्ब करने के लिए आरबीआई भी एक्शन मोड में है कि फिनटेक क्रांति के रूप में इस तरह की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिए ये जो जीएफएफ है वो रेगुलेटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथ क्योंकि रेगुलेटर्स को सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में समन्वय बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। उसमें इंडस्ट्री एक अलग स्टेक होल्डर है, उसके अलग कंसर्न्स हैं। रेगुलेशन के दायरे में वो कैसे काम करें और कैसे सेवाओं को पहुंचाएं उपभोक्ताओं तक, ये एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। और आरबीआई और सेबी के चीफ इस जीएफएफ को एड्रेस कर चुके हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा की बात सेबी चीफ ने की। जो बैंक रहा है उनको लगातार कैसे निगरानी की जाए और कैसे उनको से बचाया जाए, इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं वो लगातार आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे हैं। लेकिन आम लोगों की जिंदगी आसान कैसे बने, हम ये समझना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोन लेते हैं या फिर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में जाते हैं या आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें ये सारा इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम में, जिस तरह हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd सबसे बड़े इकोसिस्टम है, इसी तरह से फिनटेक की दुनिया में भी हम 3रे सबसे बड़े इकोसिस्टम बन चुके हैं। और जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तो उसके वो हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बहुत यूनिक मॉडल है आंचल, जिससे पूरे विश्व का जिसमें इंटरेस्ट है और सभी लोग भारत के न केवल यूपीआई जो कि पेमेंट सिस्टम है, बल्कि जो डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब हम लोग इंडिया स्टैक और इंडिया हेल्थ स्टैक की बात कर रहे हैं, जिसमें सबके हेल्थ डेटा को कैप्चर किया जाएगा। इंडिया स्टेक में सभी की एक डिजिटल इन्वेंटरी बनेगी, जिससे कि उनको जो सुविधाएं हैं गवर्नेंस में जिसका इस्तेमाल किया जा सके, ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सोचिए 34 लाख करोड़ रुपए जो डिजिटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पिछले 10 सालों में दिए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब हमने एक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया, हमने एक डीबीटी प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल के साथ आधार और मोबाइल फोन को जोड़ा और उसके बाद सही लाभार्थियों को ऑथेंटिकेशन करने के बाद में और सही जगह तो पैसा पहुंचाया। तो जो लीकेज पहले सिस्टम में हुआ करती थी गवर्नेंस के लिहाज से, उसमें काफी कमी आई है। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो है सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका पायलट लॉन्च किया जा चुका है
जिसमें आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको नोट लेकर के जाने की जरूरत नहीं होगी अपने वॉलेट में। तो रिजर्व बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे फिनटेक फेस्ट में स्टेक होल्डर के रूप में सामने आया है, और रेगुलेटर के रूप में तो उसकी अलग और सशक्त पहचान नहीं। तो आरबीआई जो इनोवेशन कर रहा है पेमेंट के सिस्टम में, मैनेजमेंट के सिस्टम में, उस सभी की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनके पवेलियंस का मंत्री दौरा कर रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश करें वो कौन से सॉल्यूशन लेकर के आए। मिसाल के तौर पर अब शायद अब भविष्य में आप स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, या फिर आपके जो गाड़ी की की रिंग है उसके जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, या गाड़ी की की रिंग से आपका टोल कलेक्शन हो जाएगा, आपकी गाड़ी खुद एक पेमेंट वॉलेट बन जाएगी। अलग अच्छा, मान सकते हैं कि जिस कैशलेस इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री ने आज से कई वर्ष पहले की थी, वो बहुत हद तक यथार्थ के धरातल को छूती हुई नजर आ रही है। फिनटेक के तमाम जो इनोवेशन के सक्रिय सेक्टर्स हैं, हम ओपन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन तकनीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, रेगुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो अहम कारक हैं जो कहीं ना कहीं फिनटेक को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इकोसिस्टम इस वक्त आप बात करेंगे तो कैश और डिजिटल का जो रेशियो था 70-30 था, अभी वो 30-70 मतलब इनवर्स हो गया है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है और जो कैशलेस इकोनॉमी है वो अब एक तरह से स्टैब्लिश हो रही धीरे धीरे, और तो हम फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आसानी से चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कैसे किया जाए फिनटेक की दुनिया में, मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, कस्टमर्स को सोल्यूशंस देने के लिए, आगे जाते हुए जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के करीब 70 लोग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार नेटवर्किंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चुका है, और उम्मीद है कि और आगे जाते हुए और ये बड़ा बनेगा, और सब लोग ये कोशिश करने की एक प्रकार फिनटेक के कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो प्रधानमंत्री सामने रखना चाहेंगे, पर करेंगे जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, बाकी स्टार्टअप्स कौन से सोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है कि यूपीआई और रुपए जो कार्ड है सही मायने में उसके वैश्वीकरण के प्रयास जारी है, और आरबीआई फिनटेक को लेकर एक्शन मोड में है। हम सबको समझना होगा कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत जब जनधन योजना से की गई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद जब उसकी उल्लेखनीय प्रगति पर अभी हमने कुछ दिन पहले जश्न मनाया, तो किस तरह से वित्तीय समावेशन कई देशों के लिए उदाहरण है, कई विकसित देशों के लिए उदाहरण है। विकासशील देश तो लगातार इससे प्रेरणा ले ही रहे हैं, और जब हम संरक्षण, टिकाऊ वित्त और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण के सशक्तता पर जोर देते हैं, उस लिहाज से ये फिनटेक फेस्ट एक ऐसा मंच प्रदान करता है उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जब टेक्नोलॉजी की उस हिचक को खत्म होते हुए हमने यहाँ देखा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अजय बता रहे थे कि भाई घड़ी के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, यानी नोटों का चलन और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय पहले किया था, ये उसका ही प्रारूप है जो हम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में देख पा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी से कैसे, आप देखिए कि अब आप किसी ऐप से सामान मंगाते हैं, अब उस ऐप से अगर आप सामान मंगाते हैं उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप सीधा चैटबॉट के ज़रिए बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण घर बैठे होता है। ये क्या है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जुड़ाव ही तो है जो आपको कहीं ना कहीं समाधान के रूप में मिल रहा है। यानी आपने पैसा ऑनलाइन पे किया, जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया उसमें दिक्कत थी, अब अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एआई के रूप में वहाँ से जो कस्टमर एसोसिएट उससे आप बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे फाइनेंशियल प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। और जिस तरह से G20 में तमाम जो देश शामिल हुए और इन देशों की जब मीटिंग हुई, इसकी हालिया रिपोर्ट अभी साझा हुई कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI की अगर हम बात करें तो उसने वो काम
6 सालों में कर दिया जो जिसे 46 साल लग सकते थे। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, G20 को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया था। उसकी जो रिपोर्ट टास्क फोर्स की अभी साझा की थी अमिताभ कांत, जो कि शेरपा हैं G20 के, उन्होंने कहा कि भाई DPI की वजह से वो काम जो कि आगे आने वाले 50 साल में हो सकता था, उसे हमने 6 सालों में कंप्लीट किया है। जी अजय। जिस जनधन मिशन का आपने जिक्र 15 अगस्त 2014 ने ये अनाउंस किया था कि आप सभी के बैंक का खाता खोलना है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और लोगों से फीडबैक लिया गया उस वक्त, तो कुछ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें 3 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन ये काम केवल 5 महीनों में हुआ। और मिशन मोड में ये पहला कार्यक्रम चलाया गया था और नतीजा देखिए कि 14 करोड़ लोगों के पास खाते थे, आज 53 करोड़ से ज्यादा केवल जनधन खाते हैं। तो वहां पर 2000-3000 करोड़ रुपए उस वक्त जमा थे। अभी देखिए तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए उसमें जमा है। इतना बड़ा स्केल हो चुका है। रुपे कार्ड के साथ उसको जोड़ा जाना, जनधन से जो सफर शुरू हुआ था उसके बाद जन सुरक्षा तक पहुंचा, जनधन खातों के साथ जो बीमा योजनाएं हैं उसको जोड़ा गया, और उस जन सुरक्षा के बाद फंडिंग द अनफंडेड के जरिए जो मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई, उसमें भी वही उसी डिजिटल पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया गया। और G20 की जो जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसने यही कहा है कि जो काम आप 50 साल में कर सकते थे आपने 10 साल में किया, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है महिला सशक्तिकरण पे। तो आप देखिए 53% से ज्यादा जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। SHGs को किस तरह से वो फाइनेंशियल इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक आर्किटेक्चर बनाया, लेकिन अगर वो सभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, सभी के जीवन को आसान नहीं कर पा रहा है, तो उस आर्किटेक्चर का कोई खास मतलब नहीं रखता है अगर वो किसी एक खास पॉकेट में ही सीमित रह गया। और यही वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, उनकी यही फिलॉसफी है कि टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करिए और उसके बाद दूसरों को एट अ कॉस्ट बेचिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सहयोग की बात कर रहा है, और एक मॉडल जो भारत ने दिया है जिसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें सरकार ने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और उसके बाद बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पे आकर के रेगुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, निजी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसके बाद स्टार्टअप्स आकर के उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इनोवेशन के जरिए, फिर कंज्यूमर उस पर ऑन बोर्ड हो रहा है, और जो गवर्नेंस ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं वो उसके DPI का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं, चाहे वो DBT के जरिए हो या फिर लोगों को लोन पहुंचाने के जरिए हो या फिर शिक्षा के जरिए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो फिनटेक क्रांति हुई है, वाकई पिछले 10 साल को अगर आप देखें तो फिनटेक क्रांति के लिए ही भारत को याद किया जाएगा, डिजिटाइजेशन के लिए याद किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर जो देखा जा रहा था, अब हम लोग फाइनेंशियल फिनटेक सुपर पावर के तौर पर देखे जा रहे हैं, और इंटरनेट की जगह फिंटरनेट की बात होने लगी है। तो किस तरह से इंटरनेट आपके जीवन में आपके जीवन को आसान बनाता हुआ नजर आएगा, फिंटरनेट अब आपके जीवन को और भी ज्यादा फाइनेंशियली इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। और वहां पर जो तकनीक है उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, कैसे हम इंक्लूसिविटी के लिए इस्तेमाल करें, इसी पर मंथन चल रहा है। और सभी देशों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने की जो कोशिश इसमें नजर आ रही है। लेकिन अजय, हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से फिनटेक सेक्टर मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी का लेवल हासिल कर रहा है, तो तमाम संस्थाएं से जुड़ी हैं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, वो किस तरह से व्यवहार करती है, क्योंकि यही उम्मीद ग्राहकों की भी होगी इन संस्थाओं से कि वो NBFC जो तमाम जो विनियमित संस्थाएं हैं उन्हीं की तरह उनका बिहेवियर है। तो ग्राहकों के बीच कहीं ना कहीं विश्वास बनाना भी फिनटेक कंपनियों के लिए बहुत अहम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और रिजर्व बैंक के गवर्नर इस वक्त आ चुके हैं, सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्रिस जो इन्फोसिस को फाउंडर हैं वो भी इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले, और वाकई ये कैसे हम आगे जाते हुए अगले नेक्स्ट फेज में हम इसी समन्वय की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ग्राहक हैं उनको कैसे सेवाएं मिलें, जो कंपनीज हैं वो कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल करते हुए अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल के रूप में लेकर के आए, और उसी पर ये जो विचार विमर्श है उसका वो लगातार जारी है। और सभी लोग प्रधानमंत्री का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप मेरे सामने तालियों के गड़गड़ाहट सुन रहे होंगे जब सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कौन सा विजन है जो प्रधानमंत्री सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से, यूनिकॉर्न के लिहाज से भी फिनटेक सेक्टर आने वाले समय में रोजगार सृजन के लिहाज से एक अहम सेक्टर साबित होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। और पूरी दुनिया में अगर आप जो देखें तो 13% की जो ग्रोथ थी, भारत की बात करें तो ये 50% की जो ग्रोथ है वो फिनटेक इंडस्ट्री में दिखाई दी है। और प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री का जो अहम संबोधन आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाला है। आज हमारे बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री